हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट एमटीएस 2019 इंग्लिश। हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। पहले हमने एरर डिटेक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद अब क्लोज टेस्ट चल रहा है एंड क्लोज टेस्ट के बाद हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो चैप्टर है उससे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस एमटीएस 2019 में आया था। तो देखिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। द अशोका पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स dash in northern India by King Ashoka dash his reign in the 3rd century BCE। अच्छा, अब देखिए, द अशोका पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स डैश इन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ ये जो सेंटेंस चल रहा है ये पैसिव फॉर्म में चल रहा है, आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सब पार्टिसिपल फॉर्मेट में है। अब देखिए, अगर आपको ये जो फर्स्ट जो वर्ड है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ऐसा लगेगा कि लोकेटेड होगा, लगना शुरू होगा कि अशोका पिलर्स क्या है, अ सीरीज ऑफ कॉलम्स है एंड ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न इंडिया में है। ऐसा आपको लगेगा कि आप यहाँ पे लोकेटेड होगा, बट यहाँ पे लोकेटेड नहीं होगा अगर आपको ये इरेक्टेड का जो मीनिंग है वो आपको पता है। देखिए, इरेक्ट जो वर्ड है ये बोथ एडजेक्टिव है एंड वर्ब है। तो यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म में है। तो इरेक्ट का मतलब एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है पुट टुगेदर एंड सेट अपराइट। इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग, वॉल एंड एनी स्ट्रक्चर एनी स्ट्रक्चर के लिए हम ये बोलते हैं इरेक्ट, कि ये पुट टुगेदर एंड सेट अपराइट। एंड इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है, ये जो एडजेक्टिव है मतलब आपको समझ ही गए होंगे, सीधा खड़े रहने का जो एक मीनिंग है उसको हम इरेक्ट बोलते हैं। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है इसका मीनिंग यही है कि रिजिडली, यहाँ पे जगह नहीं है, इरेक्ट का जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसका मीनिंग यही है कि रिजिडली अपराइट और स्ट्रेट। तो इस जो मीनिंग हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इससे आपको समझ ही गए होंगे कि इरेक्ट इज यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ऐसा हो ही सकता है कि जो ऑप्शन है उसमें से मल्टीपल ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, बट आपको वहां पे देखना होगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे इरेक्टेड इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द अशोका पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स इरेक्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया by King Ashoka dash his reign in the 3rd century BCE। अब देखिए, किंग अशोका के समय पे ही तो ये हुआ था ना, तो उनके जो रेन थे वो समय पे ये हुआ था। तो उनके रेन के समय मतलब ड्यूरिंग हिज रेन ये पिलर्स बनाए गए थे। ठीक है, अक्रॉस थ्रू इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, थ्रू तो अगर हम किसी के अंदर से जा रहे, ये 2-3 दिन पहले का ही क्लास था, हमने बताया था अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसमें से अगर आप जा रहे हो तो वहां पे हम थ्रू यूज करते, थ्रू द फॉरेस्ट यूज करते हैं, थ्रू द टनल यूज करते हैं, ऐसे है। एंड अलोंग तो किसी के साथ अगर आप जा रहे हो कि अलोंग विद द रिवर, ऐसे बोलते हैं अलोंग विद। तो यहाँ पे ये सब तो नहीं होगा। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन की बाय किंग अशोका ड्यूरिंग हिज रेन इन द 3rd century BCE। अब डैश पिलर्स आर इंस्क्रिप्ट विद एडिक्ट्स बाय द मौर्यन किंग। अब क्या होगा, ये पिलर्स है मतलब ये प्लूरल हुआ, तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे दीज आएगा या दोज आएगा। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ चल रहा है इसमें से ये पिलर्स का ही बात हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये पिलर्स का ही बात हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पैसेज एक टॉपिक पे चल रहा है, कोई और टॉपिक के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। नहीं, ये पिलर्स, अशोका जो पिलर्स है, ये अशोका पिलर्स जो है इसके बारे में ये बात हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दीज आएगा, दोज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। At an average dash 50 feet in weight and weighing up to 50 tons each dash 19 pillars survive today। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, at an average of 50 feet, at an average of आता है, at an average by at का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, at on का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, by भी यहाँ पे होगा नहीं, तो इसलिए off is the correct, that at an average of 50 feet in height and weighing up to 50 tons each
मतलब कि क्या कि इनका ये जो पिलर्स है ये 50 फीट है इसका हाइट एंड गोइंग अप टू 50 टन्स। अब ये देखिए किन टाइम का है, 3rd सेंचुरी BCE का है। इतना वेट है, इसलिए सिर्फ 19 पिलर ही बचे हैं अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में 19 पिलर सर्वाइव टुडे। तो ये इतना पुराना होने के बावजूद, इतना हाइट एंड इतना टन्स वेट होने के बावजूद भी सिर्फ इतना पिलर्स ही बचे हैं। तो यहाँ पे ओनली होगा कि एवरेज ऑफ 50 फीट इन हाइट एंड वेइंग अप टू 50 टन्स इच ओनली 19 पिलर्स सर्वाइव टुडे। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे एक क्लोज टेस्ट खत्म हो चुका है, अब हम सेकेंड क्लोज टेस्ट में जाते हैं। देखिए, प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ 400 मिलियन ईयर एगो। तो 400 मिलियन ईयर्स एगो प्लांट्स अपीयर हुए थे अर्थ में, उसके पहले प्लांट्स नहीं थे। एंड इंसेक्ट्स कब अपीयर हुए थे? इंसेक्ट्स अराइव 100 मिलियन लेटर। इन्होंने ये प्लांट्स 400 मिलियन ईयर्स एगो अपीयर हुए थे, इनके 100 मिलियन ईयर बाद इंसेक्ट्स अपीयर हुए थे। अब आते हैं एक्चुअल फिल इन द ब्लैंक्स पे। So ever dash a fierce war has raged between the two। अब देखिए इन दोनों में, मतलब प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स के बीच में एक वॉर जब से उन्होंने अपीयर किया है तब से चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? एवर सिंस, ये क्या है? ये एक फ्रेज है, एवर सिंस। ठीक है, ये एवर सिंस का मतलब होता है, देखिए, थ्रू आउट द पीरियड सिंस। ठीक है, एवर सिंस एक फ्रेज है, इसका मतलब है थ्रू आउट द पीरियड सिंस। तो जब से उन्होंने अराइव किया है तब से, एवर सिंस अ फियर्स वॉर हैज रेज्ड बिटवीन द टू, उन दोनों में एक वॉर चल रहा है जब से उन्होंने अपीयर किया है। अच्छा देखिए, ये रेज, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोल्ड एंगर, अनकंट्रोल्ड एंगर। ठीक है, रेज का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोल्ड एंगर। सो एवर सिंस अ फियर्स वॉर हैज रेज्ड बिटवीन द टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड वन आएगा। एट फर्स्ट इट डैश नॉट सीम लाइकली दैट द प्लांट्स वुड स्टैंड डैश चांस इन द बैटल। अब देखिए ये जो पैराग्राफ चल रहा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे पास्ट है, ये पास्ट में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले क्या लग रहा था? सो एट फर्स्ट इट डिड नॉट सीम लाइकली दैट प्लांट्स वुड स्टैंड। ठीक है, डज नॉट का तो मीनिंग नहीं बनता क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है। पहले का बात कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, पहले ये लोग कब अपेयर हुए थे, कब इनमें ये जंग छेड़ा, तो डिड आएगा। 7 का फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब अनअप्रोप्रिएट है यहाँ पे। So at first it did not seem likely that the plants would stand। कोई भी चांस नहीं है, प्लांट्स का कोई भी चांस नहीं है इन ये जो वॉर चल रहा है, ये वॉर में कोई भी चांस नहीं है प्लांट्स का, ऐसा लगा। तो कोई भी चांस नहीं मतलब क्या होगा? एनी। The plants would stand any chance, the plants would stand any chance in the battle। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स अनलाइक इंसेक्ट्स कैन नॉट मूव। इंसेक्ट्स तो उड़ सकते हैं बट प्लांट्स तो नहीं मूव कर सकते ना, तो इसलिए पहले लगा कि प्लांट्स को कोई चांस ही नहीं है ये बैटल जीतने का। बट क्या हुआ कि प्लांट्स, उसके बाद बोल रहे हैं प्लांट्स आर डैश आउट नंबर्ड बाई इंसेक्ट्स, एन एवरेज ओक ट्री विल हैव टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स डैश ऑन इट। तो देखिए, प्लांट्स आर आउट नंबर्ड, ये आउट नंबर्ड का क्या मीनिंग है? आउट नंबर्ड मतलब आउट नंबर का जो मीनिंग है वो है बी मोर न्यूमरस देन। मतलब प्लांट्स का जो संख्या है उससे बहुत ज्यादा है इंसेक्ट्स का संख्या, इसलिए प्लांट्स आर वास्टली, प्लांट्स से बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड है इंसेक्ट्स। प्लांट्स आर वास्टली आउटनंबर्ड बाय इंसेक्ट्स। कैसे, वो यहाँ पे आपको समझाते हैं कि एक एवरेज ओक ट्री में टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स रहते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्लांट्स आर वास्टली यहाँ आएगा, यहाँ पे
Plants are vastly outnumbered by insects. An average oak tree will have tens of thousands of insects. क्या feeling on it? फील का कोई बात नहीं है. देखिए ईटिंग हो सकता है, आपको लगेगा कि ईटिंग हो सकता है, देखिए फाइटिंग नहीं होगा, या फिर वो लोग खुद में से तो फाइट नहीं करेगा ना. अब आता है फीडिंग, मतलब कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनसे उनको जो फूड सप्लाई है, इंसेक्ट्स का जो फूड सप्लाई है वो जो ट्री में वो लोग रह रहे हैं उनसे मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे ईटिंग से ज्यादा आएगा फीडिंग. फीडिंग का भी वो मतलब होता है, बट यहाँ पे क्या आएगा, फीडिंग. एन एवरेज ओक ट्री विल हैव टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट. मतलब क्या, ये जो इंसेक्ट्स है ये इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब इनसे ही उनको फूड सप्लाई मिल रहा है. ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन. आज का 2 क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो गया, एंड इसके बाद और एक हम सेट करेंगे, लास्ट सेट करेंगे क्लोज टेस्ट का, एंड उसके बाद हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे. तो दैट्स ऑल. पढ़ते रहिए. थैंक यू.